हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया है सब। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे टी वाई बी कॉम के अंदर, दैट इज़ रिटेल बैंकिंग। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखते रहना। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, 25 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा ज़्यादा हो जाए तो देख भी लेना। ओके, ठीक है। तो आज एक केस स्टडी पहले देखते हैं। याद रखना, रिटेल बैंकिंग का कंसेप्ट इसमें केस स्टडी में छुपा हुआ है। ध्यान से सुनना है केस स्टडी को कि ये वायाकॉम 18 प्राइवेट लिमिटेड है, टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रही है, और जो साथ में काम कर रही है जॉइंट वेंचर है वो टीवी 18 के साथ है, और जिनका हेड क्वार्टर्स मुंबई में है। बराबर। तो अब ये वायाकॉम 18 पहले 2007 में आई थिंक ये एस्टैब्लिश हुई है, और उन्होंने देखा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं हो रहा था, इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। तो फिर उनको पता चला कि वो सिर्फ बहुत ही कम ग्रुप को टारगेट कर रहे थे, बहुत ही कम कस्टमर को टारगेट कर रहे थे। उनको उनके एनालिस्ट ने बोला कि नहीं, अब हमको ज़्यादा ग्रुप को टारगेट करना है। तो आप देख सकते हो कि उन्होंने किड्स के लिए चैनल लेके आए, फिर यूथ को ज़्यादातर पसंद है रियलिटी शोज, म्यूजिक्स, अच्छा म्यूजिक्स पसंद है, तो उन्होंने MTV बिट्स, MTV जैसे चैनल लेके आए। राइट। फिर जनरल पब्लिक के लिए जनरल एंटरटेनमेंट लेके आए। ठीक है। देन आफ्टर जो इंग्लिश के अंदर ज़्यादातर पसंद करते गाना सुनना, उनके लिए VH1। देन आफ्टर इंग्लिश जो कार्टून देखना पसंद करते हो उनके लिए भी अलग अलग चैनल लेके आए। मतलब उन्होंने हर तरीके से टारगेट किया कस्टमर्स को। ठीक है, बाय ब्रॉडकास्टिंग वेरियस चैनल, थ्रू द वेरियस चैनल उन्होंने टारगेट किया अलग अलग कस्टमर्स को। देन आफ्टर तब भी उनको लगा कि अभी भी जितना हमको प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो अगेन उन्होंने सोचा कि अब हम रीजनल चैनल भी स्टार्ट करेंगे। तो देखो, गुजराती के लिए गुजराती चैनल स्टार्ट की। देन आफ्टर बंगाली, कन्नड़ा, मराठी, ओडिया, तमिल, हर लैंग्वेज के अंदर फ्रेंड्स उन्होंने चैनल स्टार्ट किया, और ट्राई किया, कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल तक, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंचा जाए। राइट। और यही कोशिश अगर बैंक करे, यही कोशिश अगर बैंक करे इंडिविजुअल तक पहुंचने के लिए, रिटेल कस्टमर तक पहुंचने के लिए, तो फ्रेंड्स इसको बोलेंगे हम रिटेल बैंकिंग। क्या बोलेंगे इसको? हम रिटेल बैंकिंग बोलेंगे फ्रेंड्स। 2 टाइप्स ऑफ बैंकिंग है, एक तो है रिटेल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग। ठीक है। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर मीनिंग ऑफ रिटेल बैंकिंग। सो रिटेल बैंकिंग इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर बैंकिंग एंड पर्सनल बैंकिंग, is the provision of service by bank to individual customers. Right? तो फ्रेंड्स इसका एक और नाम है कंज्यूमर बैंकिंग एंड पर्सनल बैंकिंग। राइट। MCQ में आ सकता है ना उनका। व्हाट इज द प्रोविजन? मतलब प्रोविजन ऑफ सर्विस, मतलब सर्विस क्या प्रोवाइड करते हैं टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स ओनली। जैसे हम लोग, वी मैंगो पीपल, आम जनता। राइट। एंड इज स्ट्रिक्टली फोकस ऑन द कंज्यूमर मार्केट्स, strictly focus on the consumer market, and it is mass market driven and also extend to small and the medium enterprise. Right? तो ये जो रिटेल बैंकिंग है, पर्सनल बैंकिंग है, राइट, वो सिर्फ फोकस करता है कंज्यूमर मार्केट्स के ऊपर। मास मार्केट मतलब 140 करोड़ है अभी रिसेंट, अगर आपको मैं बताऊं पॉपुलेशन जो हमारी आवाम है हिंदुस्तान की, तो उसके अंदर ज़्यादातर हम लोग ये इंडिविजुअल है, इसलिए मास मार्केट ड्राइवन। ठीक है, रिटेल बैंकिंग उस पर फोकस कर रहा है। राइट। नाउ रिटेल बैंकिंग कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? जैसे कासा, दैट मीन्स करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट ओपनिंग, कंज्यूमर लैंडिंग, मतलब आपको लोन चाहिए, मुझे लोन चाहिए, आपको ज़रूरत पड़ती है, हम सबको पर्सनल लोन की ज़रूरत पड़ती है, हाउसिंग लोन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स देती है बैंक, डेबिट कार्ड्स। हाँ, ये मैं बात बताऊँ, क्रेडिट कार्ड मेरे को बहुत बचाता है। कितनी बार इंस्टॉलमेंट जब भी कुछ आता है, राइट, तो मेरे पास जब ये सैलरी कभी लेट होती है, तब ये कोरोना के अंदर ऐसा हुआ है
कि क्रेडिट कार्ड ने मेरे को कितनी बार बचाया है। तो क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छी चीज़ है यार, राइट। तो ये भी एक बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं रिटेल बैंक टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स। फिर फ़ोन बैंकिंग सर्विस, ठीक है, अगर आपका अकाउंट ही नहीं होता तो आप ये यूपीआई कर सकते थे आप। अभी आप जाते हो चाय पीने जाते हो, यूपीआई कर दिया। फिर आप कहीं पे वड़ा पाव खाने जाते हो, टेस्टी वड़ा पाव, अच्छे वड़ा पाव, हाँ ट्राई करना। तो वहाँ पे आप जाते हो तो आपने ऐसे स्कैन किया और आपने पेमेंट कर दिया। तो ये सब सर्विस जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है, राइट। ये सारी सर्विस जैसे इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट है, फंड मैनेजमेंट है, ये सब रिटेल बैंकिंग में आ जाता है जब वो इंडिविजुअल कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। तो ये जनरली ये सारी सर्विस इंक्लूड करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर कॉर्पोरेट बैंकिंग, ठीक है, सेकेंड टाइप्स, राइट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे डिफरेंस आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो होलसेल बैंकिंग दैट इज कॉर्पोरेट बैंकिंग, दूसरा नाम उसका, ठीक है। तो कॉर्पोरेट बैंकिंग में क्या होता है फ्रेंड्स के is the provision of the service by bank to the larger customers or organizations such as mortgage brokers, large corporate clients, mid-sized companies, real estate developers, investors, international trade finance business, institutional customers such as pension fund and government entity, agency and service offered to the other banks and or other financial institution. In short, आम लोगों को छोड़कर, आम को छोड़कर जो अनार को दे अनार को सर्विस देते हैं बैंक, जब अनार को सर्विस दे तो समझ जाना इट्स अ कॉर्पोरेट बैंकिंग, राइट। जैसे कि बात कर लूं मैं रिलायंस, सब यू नो बिग यूनिट्स, राइट, लार्ज यूनिट, जायंट यूनिट्स। देन आफ्टर एक बैंक दूसरे बैंक को अगर कुछ सर्विस प्रोवाइड करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा आईसीआईसीआई बैंक को सर्विस प्रोवाइड करे, इट इज अ पार्ट ऑफ होलसेल बैंकिंग, राइट। देन आफ्टर जितनी भी लार्ज साइज कंपनीज है, लार्ज कैप्स, यू नो लार्ज कैपिटलाइजेशन है जिसका, राइट, लार्ज मार्केट वैल्यू है, वैसी कंपनी जैसे विप्रो की बात कर लूँ मैं, देन आफ्टर रिलायंस पावर की बात कर लूँ मैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रहे हैं, जायंट्स काम कर रहे हैं इंडिया में, जब बैंक उनको सर्विस कोई प्रोवाइड कर दिया, उनको कोई लोन दे रही है, राइट, तो वो सब आ जाएगा होलसेल बैंकिंग के अंदर, ठीक है। क्लियर है डिफरेंस रिटेल और होलसेल बैंकिंग में। आगे एक बनाऊंगा मैं इसके ऊपर और वीडियो डिफरेंस, डोंट वरी, अभी सिर्फ ऊपर से समझ लो क्या है, ठीक है। तो होलसेल फाइनेंस रिफर्स टू फाइनेंशियल सर्विस कंडक्टेड बिटवीन द फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज एंड द इंस्टीट्यूशन सच एज बैंक, इंश्योरेंस, फंड मैनेजर एंड स्टॉक ब्रोकर्स, राइट। नाउ मॉडर्न होलसेल बैंक्स एंगेज इन फाइनेंस, होलसेलिंग, अंडरराइटिंग, मार्केट मेकिंग, कंसल्टेंसी, मर्जर एंड एक्विजिशन, फंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सर्विसेज के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हो, बराबर। फंड मैनेज करना, राइट, फाइनेंस को हैंडल करना कंपनी का, फाइनेंस मीन्स हैंडलिंग ऑफ द कैश और द फंड्स, उसको सही जगह पे इन्वेस्ट करना, ठीक है। कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है आजकल बैंक। मर्जर एंड एक्विजिशन, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, अक्वायर कर रही है, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी काफ़ी बैंकिंग सर्विस देती है, बैंक सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सारा होलसेल बैंकिंग में आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स से तो आप समझ ही गए होंगे, बराबर, कि भाई रिटेल बैंकिंग क्या है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई रिटेल बैंकिंग जो इंडिविजुअल कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करती है, तो ये हमारा फर्स्ट कैरेक्टर बन गया है, सिंपल है। सेकेंड, फोकस ऑन मास मार्केट, राइट, बड़े फोकस कर रही है क्या, रिटेल बैंकिंग के बड़ा जो ग्रुप है उसको पकड़ा जाए, उसको बिजनेस, उसको मतलब उससे बिजनेस लिया जाए, राइट। तो फोकस हमेशा किस पे होता है, लार्ज पॉपुलेशन पे होता है, ठीक है। आपने देखा ये स्टारबक्स वाले, गूगल वाले इंडिया में ही आते हैं, सब ज़्यादातर इंडिया में प्रीफर करते हैं, ठीक है। अभी ये चाइना से भी जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट इंडिया में आए हैं, ठीक है। तो ये है क्योंकि पता है उन सबको कि भाई अगर यहाँ पे हम चल गए तो हम करोड़ों कमा लेंगे, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है यार, 140 करोड़ की आबादी, तो फिर ठीक है। चलो, देन आफ्टर ऑफर डिफरेंट लायबिलिटी एसेट एंड प्लेथोरा सर्विस प्रोडक्ट टू द इंडिविजुअल कस्टमर्स, ठीक है। ऑफर डिफरेंट लायबिलिटीज। अब आप बोलोगे सर ये डिफरेंट लायबिलिटी क्या है, एसेट एंड प्लेथोरा, सर ये प्लेथोरा क्या है सर, ठीक है, ये समझा दो, डोंट वरी, टेंशन मत लो यार, मोहसिन सर बैठे तुम्हारे लिए बैठे। तो डिफरेंट लायबिलिटी, जैसे कि आप जब
बैंक में जाते हो तो आप कौन से काम से जाते हो? या तो आप पैसे उठाने जाते हो या तो डिपॉजिट करने जाते हो, बराबर। तो आपके नाम के आपके नाम के ऊपर आपके पापा ने डिपॉजिट रखे होंगे कि मैं मेरे बेटे को बाहर भेजूंगा, कनाडा भेजूंगा, ऑस्ट्रेलिया भेजूंगा, तो वो डिपॉजिट करके रखोगे 10-15 लाख या 20 लाख, मान लो 20 लाख डिपॉजिट करके रखे। तो वो डिपॉजिट क्या है? बैंक के लिए लायबिलिटी और आपके लिए असेट है, ठीक है। फिर असेट सर्विस, जैसे कि आपने हाउसिंग लोन लिया है तो हाउसिंग किसके नाम पे कर देंगे? आप बैंक के नाम पे कर देंगे, तो बैंक के लिए वो असेट रहेगा जब तक कि आप लोन पे नहीं कर देते तब तक। फिर प्लेथोरा का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ सर्विस टू द इंडिविजुअल कस्टमर। बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे, ठीक है। कितना तो हमें पता भी नहीं, इतनी सर्विस प्रोवाइड करी, हमें तो थोड़ा ऊपर से पता है, जो मैंने आगे अभी आपको बताया। बहुत सारी सर्विस बैंक प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, ठीक है। अब इनका जो डिलीवरी मॉडल है वो वर्चुअल एंड एज वेल एज फिजिकल है। मतलब आप बैंक में भी जाके आप पैसे बोलेंगे बैंक को कि भाई ये फलाना बंदे को पैसे हमारे ट्रांसफर कर देना, तो वहां पे भी जाके आपका आरटीजीएस हो सकता है अगर आपको ऑनलाइन नहीं हैंडल करना आता है। और अगर आपके पास ऑनलाइन बैंक अकाउंट है तो आप ऑनलाइन भी आरटीजीएस कर सकते हो, एनईएफटी कर सकते हो, बराबर। तो दोनों तरह के मॉडल अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर एक्सटेंड टू स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज। स्मॉल, बाबा का ढाबा, देखो बाबा फोन पे बात कर रहे हैं, ये बाबा का ढाबा ऐसे, देखो मैं फेमस हो गया, बाबा ऐसा फोन पे बोल रहे हैं, देख मैं इसके मतलब उसकी बीवी को बोलता हुआ, देख मैं आ गया, देख टीवी पे आ गया, चल ऑन कर दे, चैनल पे मैं हूँ, ऑन लाइव हूँ। तो ये देखो बाबा का ढाबा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बाबा का अब ये जो बाबा है वो बाबा कितने पैसे की लोन मांगेंगे? मान 10 लाख रुपए, चलो 10-15 लाख, इससे ज्यादा थोड़ी वो लोन उनको पर्सनल लोन मिलेगी, नहीं मिलेगी। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब ये जो है रिटेल बैंकिंग वो इंडिविजुअल कस्टमर तक है, स्मॉल एंड मीडियम साइज तक है, बराबर। फिर अगर ज्यादा, जैसे कि वो जो होलसेल में तो कंपनी को लोन चाहिए तो स्टार्टिंग 1 करोड़ से होता है, बराबर है। सीसी लेते हैं, कैश क्रेडिट लेती है कंपनी, अपने स्टॉक को हाइपोथेकेट करके मॉर्गेज करके सीसी लेती है कंपनी, बराबर। 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, तो उसकी मिनिमम वैल्यू 1 करोड़, 5 करोड़ ऐसे वैल्यूज होती है। तो वो सब होलसेल बैंकिंग में आ जाएगा। लेकिन जब छोटी वैल्यू होती है, 5-10 लाख, 15 लाख, तो सब हम लोगों के लिए, मैंगो पीपल के लिए, आम जनता के लिए, ठीक है। बाबा के ढाबा को देख लो, ये बाबा कैसे बात कर रहे हैं, येलो पेन के टी शर्ट में, हाँ काफी अच्छे लग रहे हैं ना बाबा, जोरदार, ठीक है। चलो अब एडवांटेजेस क्या है इसके? तो आप सबसे पहले कि इंडिविजुअल कस्टमर का कितना बड़ा ग्रुप कवर कर रही है रिटेल बैंकिंग। तो मान लो कि मोहसिन सर ने पैसे लिए, बराबर, 20,000 या 30,000 की लोन, ठीक है। या मान लो कि किसी ने क्रेडिट कार्ड पे पैसे लिए, अगर वो पे नहीं करेगा तो क्या वो बैंक बंद हो जाएगी या बैंक ऑफ बड़ौदा बंद हो जाएगी? लगता है आपको कि आपके 20-30,000 आपने पे नहीं किए तो आपको ये बंद हो जाएगी बैंक? पॉसिबल है? नो भाई, बहुत सारे कस्टमर है, आपने नहीं दिया तो दूसरे लोगों से ऑफसेट कर लेगी, समझ रहे हो? दूसरे से इंटरेस्ट कमा के वो ऑफसेट हो जाएगा। मतलब रिस्क बहुत कम है रिटेल बैंकिंग में। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज, बराबर फ्रेंड्स, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज के रिस्क है वो काफी डाइवर्सिफाई हो जाता है क्योंकि कस्टमर ग्रुप जो है बहुत बड़ा है। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट वो बेनिफिट। जैसे कि ये होलसेल बैंकिंग में ये डिसएडवांटेज है। कैसा डिसएडवांटेज? ये जो मोदी है, नीरव मोदी, ठीक है, अपने मोदी साहब नहीं है, मोदी जी नहीं, अपने प्राइम मिनिस्टर है नीरव मोदी, जिसने पीएनबी का कितना 11,000 रुपए करोड़ का गफला किया। फिर है विजय माल्या, राइट। ऐसे जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है वो अगर करे गफला तो बैंक बंद हो सकती है, राइट। तो हो सकता है यस बैंक का, ठीक है, कितना प्राइस था शेयर का? 252 रुपए, 252 रुपीज। फिर कितने पे आ गया पता है आपको? 5 रुपीज पे उसकी प्राइस, शेयर प्राइस। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, कि जब भी ऐसा बड़े बड़े क्लाइंट्स डिफॉल्ट करते हैं तब ये होता है, ठीक है। वो डिसएडवांटेज है होलसेल बैंकिंग के लिए। लेकिन रिटेल बैंकिंग में बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसमें कोई करता है मतलब डिफॉल्ट तो इतना ज्यादा बैंक को फर्क नहीं पड़ता है। फिर सेकंड जो है एडवांटेज, कस्टमर लॉयल्टी स्ट्रॉन्ग एंड दे टेंड नॉट टू मूव फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक वेरी ऑफन। क्या? कस्टमर लॉयल्टी
is strong and they tend not to move from one bank to another bank very often. जैसे कि मैंने बहुत सारे बैंक में मेरा अकाउंट्स है, जैसे मैं BOB की बात करूँ वहाँ पे मेरा अकाउंट्स है, SBI में अकाउंट्स है, ठीक है, ICICI बैंक में भी मेरा अकाउंट है। तो मैंने ये 3 बैंक में मैं जाता हूँ, लेकिन ICICI बैंक मेरे को ज़्यादा पसंद है। देखो आप, मैंने फ़ोटो भी रखा है यहाँ पे, क्योंकि यार भले उनका मान लो कि इंटरेस्ट रेट कभी हाई होता है या उनकी दूसरी सब चार्जेस ज़्यादा रहते हैं, बट यार ये लोग सर्विस एक नंबर देते हैं, एक नंबर सर्विस देते हैं, ठीक है। तो एक नंबर इनकी जो सर्विस होती है रियली, एंड आई पर्सनली लाइक ICICI बैंक। और आप अगर इसमें डीमेट अकाउंट खुलवाओ तो ये बैंक से खुलवाना, क्योंकि बहुत ही अच्छी सर्विस है, बिलीव मी। तो अगर ये जो रिटेल बैंकिंग है उनकी जो सर्विस होती है बहुत अच्छी होती है इंडिविजुअल कस्टमर्स के थ्रू, तो ये एक एडवांटेजेस है। तीसरा है अट्रैक्टिव इंटरेस्ट सिंस स्प्रेड आर वाइड, कस्टमर्स आर टू फ्रेगमेंटेड टू बार्गेन एंड क्रेडिट रिस्क विल बी डाइवर्सिफाइड एज द लोन अमाउंट आर स्मॉल। वी ऑलरेडी डिस्कस इट, राइट, कि इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है देती है। अभी वो आमिर खान वाली भी ऐड आई है ना, आमिर खान और वो कायरा अडवाणी, ठीक है, वो AU बैंक आया तो उन्होंने क्या किया कि हम मंथली इंटरेस्ट देंगे सेविंग बैंक अकाउंट पे, वो भी 7% और वो भी मंथली। तो ये एक ये देख सकते हो आप, अट्रैक्ट कर रहे हैं हमको बोल रहे हैं कि हमारी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाओ, ठीक है। तो ऐसी ये सारी स्कीम्स जो है वो रिटेल बैंकिंग का इशारा कर रही है। ये जो ऐड है ये भी रिटेल बैंकिंग का इशारा हो रहा है कि आपको वो अट्रैक्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे पास आओ, सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाओ, पर जितनी डिपॉजिट ज़्यादा होगी उतना ही बैंक को फायदा होगा, राइट, ठीक है। देन आफ्टर थर्ड एडवांटेज क्या है, दूसरा एडवांटेज मतलब आगे एडवांटेज क्या है कि देयर इज मोर स्टेबिलिटी इन डिमांड एज कंपेयर टू द लार्ज कॉर्पोरेशन। बेटा ये बहुत अच्छा पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देना बेटा, ध्यान देना यहाँ पे कि जो इंडिविजुअल कस्टमर है उनकी डिमांड में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। जैसे कि पर्सनल लोन है तो मान लो उसका कोई एवरेज जो निकालो तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, बराबर। वो जो एवरेज जो होता है उनका ग्राफ रहता है बहुत स्टेबल रहता है, ठीक है, ट्रेंड एकदम स्टेबल रहता है। लेकिन जब लार्ज कॉर्पोरेट को आप लोन देते हो तो कभी कभी लोन ज़्यादा ले जाते हैं लार्ज कॉर्पोरेट, राइट, कभी कभी वो कम लोन ले लेते हैं, कभी कभी लोन लेते ही नहीं है, ठीक है। अब ये कोरोना के टाइम पे बैंक का देखिए अभी हालत कितनी खराब हो गई थी कोरोना में, कोई मतलब बिजनेस बंद था, कोई ने सीसी ली नहीं बैंक के पास से, किसी ने कुछ भी नहीं किया। मतलब लार्ज कॉर्पोरेट में ज़्यादा पीक वॉल्यू रहता है, उनका मतलब बहुत कोई ठिकाना नहीं रहता है। लार्ज कॉर्पोरेट्स को लोन कभी लेंगे कभी नहीं लेंगे, लेकिन इंडिविजुअल में ऐसा कुछ नहीं है, ग्राफ सेम ही रहता है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ इन द रिटेल बैंकिंग, ठीक है। देन आफ्टर एबिलिटी टू कैटेगराइज सिलेक्ट क्लाइंट यूजिंग स्कोरिंग सिस्टम एंड डेटा माइनिंग, ठीक है। आपका क्रेडिट स्कोर दैट इज सिबिल स्कोर देखा जाता है, और जनरली मैं आपको बताऊं सिबिल स्कोर के अंदर ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अगर 750 से अगर आपका ज़्यादा होता है तो आपको पर्सनल लोन आराम से मिल जाएगी, हाउसिंग लोन भी अच्छी मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कि 750 से 900 के बीच में स्कोर करते हो मतलब ग्रीन सिग्नल है, फिर 600 से 750 में है तो येलो है, फिर 600 से कम है मतलब रेड में हो, मतलब रेड में मतलब आपको आप डिफॉल्टर हो ये साबित हो जाएगा, आपको कोई लोन नहीं मिलेगी, ठीक है। येलो के अंदर आपको लोन मिल सकते हैं लेकिन आपके पास कुछ गिरवे रखेंगे, आपके पास मॉर्गेज करवाएंगे आपके पास बैंक, ठीक है। और ग्रीन के अंदर तो आपको अनसिक्योर्ड लोन भी मिल सकते हैं, मतलब पर्सनल लोन मिल सकते हैं क्योंकि आपका सिबिल स्कोर 750 से प्लस होगा। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना, मॉनिटर करना रिटेल बैंकिंग में काफ़ी ईजी रहता है, ठीक है, ओके। नाउ अब बेटा दुनिया के अंदर है ना हर चीज़ के 2 साइड होते हैं, बराबर। हर चीज़ में 2 साइड आपको दिखने मिलेंगे ही मिलेंगे, एक में एडवांटेजेस होगा और दूसरे में डिसएडवांटेजेस होगा। मतलब कोई भी हो, चाहे कोई भी दुनिया में आप चीज़ उठा के देख लो, हर चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब इसके भी डिसएडवांटेज देख लेते हैं रिटेल बैंकिंग के। कंस्ट्रेंट मीन्स इसके डिसएडवांटेज। तो भाई प्रॉब्लम इन मैनेजिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स इफ सिस्टम आर नॉट सफिशिएंटली रॉबस्ट, मतलब अगर आपका सिस्टम बराबर वर्क नहीं कर रहा है तो आप लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स को हैंडल नहीं कर पाओगे। फिर आपका सिस्टम सर्वर बंद हो गया, कुछ हो गया तो फिर आपके जो कस्टमर है वो दूसरे बैंक में चले जाएंगे। तो आपके जो बैंक है वो रिटेल बैंकिंग की सर्विस बहुत, उनका जो जब सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उनका सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, एकदम रॉबस्ट होना चाहिए कि वो
कुछ हैकर्स कुछ हैक ना कर पाए या सर्वर डाउन ना हो जाए हर टाइम, जैसे ICICI बैंक का मैंने अभी आगे बात की, ठीक है, वो बहुत ज़बरदस्त उनका सर्वर रहता है, ठीक है। देन सेकेंड डिसएडवांटेज क्या है, रैपिड रिपेयर एवेल्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, चेंजेस इन वैल्यूएशन लीड्स टू कॉम्प्लिकेशंस। तो ये भी है कि अगर कुछ एवेल्यूएशन आता है, ठीक है, और वो जो बैंक वाले इसके रिटेल बैंकिंग के अंदर चेंजेस नहीं करते तो भी ये काफ़ी डिसएडवांटेज रहेगा। देन आफ्टर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ब्रांच एंड नेटवर्क, बराबर। अब वो कॉस्ट भी रहेगा ना, वो पता है डिपॉजिट वाले मशीन से देख रहे हो आप, ठीक है। आप जैसे हम लोग तो एजुकेटेड है, हम तो ज़्यादातर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करेंगे तो ज़्यादा कॉस्ट नहीं आएगा बैंक को, लेकिन वो दूसरी सारी बैंक जो है जैसे कि वो ATM पे डिपॉजिट का मशीन, पासबुक का मशीन रखते हैं, फिर AC भी रखते हैं उसके अंदर, तो ये कभी कभी कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाते हैं, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है रिटेल बैंकिंग का। फिर हाई डेलिक्वेंसीज, मतलब आपने क्रेडिट कार्ड का दिए है लोगों को, बराबर, फिर उनका जब रिकवरी का टाइम आता है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, पैसे आते नहीं हैं, बराबर। कोर्ट में केस जाते हैं तो लोग चालाकी करते हैं, अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं और उसमें से बच जाते हैं, बराबर, क्योंकि उसकी ज़्यादा कोई कड़क सजा है नहीं है। ये मैं आपको जस्ट आगे का एडिशनली नॉलेज दे रहा हूँ, बराबर। तो उसमें मैंने देखा है फ्रेंड्स, मतलब लोग करते हैं ऐसा, उनको ऐसे कोई डर नहीं रहता। हम लोग तो बहुत अच्छे हैं, पर लोग ऐसा करते हैं कि पैसे लेके भाग जाते हैं, उनको पता है कि कुछ होने वाला नहीं कोर्ट के अंदर भी, ठीक है। ज़्यादातर इंडिविजुअल कस्टमर ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है रिटेल बैंकिंग का।